जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आज का जो टॉपिक है CFF पेपर 2 के लिए, आई होप यू पीपल रिमेंबर, आई विल बी ब्रिंगिंग आउट द टॉपिक्स विच वर वेरी मच इन न्यूज़ फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। और उन्हीं में से एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन ये लास्ट 6 मंथ्स नहीं, पिछले मैं कहूँगा 5-6 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया की एडवांटेज है इस समय डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। और न्यूज़पेपर में बार बार इसके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे क्वेश्चन बन रहा है। आपके CDS के पेपर में, CFF के पेपर में डेमोग्राफिक डिविडेंड एज अ GS में पेपर 1 में भी आ चुका है। तो क्यों ना इसको समझे क्या चीज़ है और सारा एक अच्छे से समझ पाएं, क्या बेनिफिट होगी। बहुत अच्छे से पॉइंट्स आपको मिलेंगे इस सेशन में और जिनको आप लिख सकते हो इन योर पेपर 2। एंड दैट इज व्हाट आई विल कीप ऑन डूइंग टिल योर एग्जाम। आई विल कीप ऑन गिविंग यू द स्टफ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 2। क्योंकि दो चीजें मेरा मानना है पेपर 2 में, एक प्रेजेंटेशन है और एक कंटेंट है। तो मैं अभी फिलहाल कंटेंट में आपको हेल्प करूंगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो चेक करनी पड़ती है, दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, बट स्लोली स्लोली वी विल ट्राई टू ब्रिंग आउट दोज थिंग्स ऑल्सो। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा डेफिनेशन दी गई है डेमोग्राफिक डिविडेंड की। उससे क्या आता है जी, इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल होता है विच रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन द पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। एक चीज समझाना चाहूंगा बहुत इजीली, ये पेपर में कई बार आया डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर आप चेक करें किसी भी इकोनॉमी में, अगर वहां पर 18 से नीचे 65 से ऊपर, ये कौन लोग हैं? दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द पीपल हु आर 18 to 65। इनके बीच में जो वर्किंग पीपल हैं, ये वर्किंग होते हैं, ये अगर काम करेंगे टैक्स पे करेंगे, अगर टैक्स पे करेंगे तो इकोनॉमी चलेगी। जितनी ज्यादा ये वाली आबादी होगी उतना बढ़िया देश के लिए इकोनॉमी चलेगी। सो आई फील द मोर द पीपल विच आर इन दिस ब्रैकेट, एज ब्रैकेट, द मोर विल बी द टैक्स, द मोर विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ, और उतना ही इनके लिए भी फायदा। तो यही चीज एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बताया गया, इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल विच रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन द पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। आज दुनिया की कई इकोनॉमीज ऐसी हैं जहां पर इस समय डिपेंडेंट्स बहुत ज्यादा है और जो वर्किंग पॉपुलेशन है बहुत कम है। फॉर एग्जांपल जापान में बुजुर्ग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जिसके कारण इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं चल पा रही। रादर अगर आपने देखा हो, इंडिया से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज के पास भी जवान लोग नहीं है। अगर वो लोग नहीं है तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? टू रन द इकोनॉमी वी नीड टू हैव अ एज स्ट्रक्चर। वर्किंग एज पॉपुलेशन जितनी होगी उतना बढ़िया अपना इकोनॉमी का दरस्त होगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब आई होप एवरीबडी इज क्लियर, क्योंकि पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, शेयर ऑफ वर्किंग एज is much larger than the non-working age. This is what we call it as demographic dividend. और CII रिपोर्ट ने दिया है कि demographic dividend of India will become a liability if country does not produce enough jobs and required workforce. ये भी एक बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है जी। ये इस समय तो अगर हम सोचे तो इसको हम एक बहुत बड़ा बून बना सकते हैं। बून का मतलब फायदा, बून का मतलब एक वरदान। लेकिन अगर इसको नहीं सही तरह कैटर कर पाए तो इट इज गोइंग टू टर्न आउट इन एज अ बेन। बेन मींस श्राप। क्योंकि ये एज ब्रैकेट में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो जॉब्स इतनी जनरेट होनी चाहिए, इतनी इकोनॉमी काम करनी चाहिए, तभी इकोनॉमी विल वर्क। सो वी रिक्वायर मोर ऑफ दिस पॉपुलेशन। तो है तो सही, लेकिन जॉब्स और स्किल्ड वर्कफोर्स लानी बहुत जरूरी है। तो उस चीज में हमें फोकस करना है, वही चीज हम समझेंगे। India will add another 183 million working people to the working age group of 15 to 64 between 2020 to 50। अगले 30 साल तक अभी बहुत और यंग जनरेशन आने वाली है जो 15 to 64 एज ग्रुप में। रादर ये अगर वीडियो कोई देख रहा तो आपको भी समझ आ जाएगा what sort of work which you can do at this present scenario, क्योंकि वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ रही है इस समय। बाद में कर लेंगे जी, क्लियर है जी सभी को। सो 22% ऑफ द इंक्रीमेंट ग्लोबल वर्कफोर्स ओवर द नेक्स्ट 3 डिकेड्स विल कम फ्रॉम इंडिया। तो आप समझ सकते हो कि पूरे दुनिया को अगर वर्कफोर्स चाहिए
तो वो इंडिया से मिलेगी। किसी टाइम पर ये चाइना के हालात थे जी, चाइना में ऐसा था कि चाइना वॉज हैविंग दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड, और इन्होंने बहुत सही से फायदा उठाया, और इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में आज पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं, क्योंकि वर्क फोर्स वहां पर सबसे ज्यादा, every country of the world wanted to set up a manufacturing growth center here in this part. So that is how 22% of incremental global workforce will be coming from India. इसीलिए आज यूके में भी कमी है ट्रक ड्राइवर्स की, जापान में दे आर हैविंग लैक ऑफ इट, इवन यूरोप में वर्क फोर्स ही नहीं है जी, और वो वर्क फोर्स कहाँ से जाएगी जी? इंडिया से। नेक्स्ट, the report warns that there is an acute shortage of time and that India's work age population is necessary but not sufficient for it to sustain the economic growth. नेसेसरी तो है भाई वर्किंग एज पॉपुलेशन, पर ये एक चीज़ ये भी समझ लीजिएगा, इस समय हमें अगर पॉपुलेशन होना तो ठीक है भाई, बट इट शुड बी अ स्किल्ड पॉपुलेशन। अगर वर्किंग पॉपुलेशन होगी, स्किल्ड का मतलब समझ होते हैं कोई ना कोई स्किल हो, नहीं तो यहाँ पर बहुत बेरोजगारी होगी। इसीलिए वी नीड टू फोकस ऑन सच अ वे दैट वर्किंग एज पॉपुलेशन शुड बी देयर, और वो वर्किंग एज पॉपुलेशन कैसी हो? स्किल्ड पॉपुलेशन हो, ताकि वो अच्छा काम कर सके। इस समय अगर बात करें डेमोग्राफी की, फॉलिंग फर्टिलिटी करंटली 2, राइजिंग मीडियन एज फ्रॉम 24 ईयर्स to 29 years and now expected to be 36 years by 2036। तो मीडियन पॉपुलेशन समझ आता है ना, स्टैट्स में आपने सुना होगा मीन मोड मीडियन, मीडियन मतलब एवरेज पॉपुलेशन इस समय 36 ईयर एज 2036 तक होगी। फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो, इंडिया इज इन द मिडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज फ्रॉम 65% to 54% इन द कमिंग डिकेड। ये भी याद रखिएगा जी, ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी रेशो कम, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टुमारो इंडिया कैन टर्न आउट टू बी अ बिग ग्लोबल पावर इकोनॉमी इफ वी आर एबल टू कैटर टू दिस थिंग। अगर हम ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को अपने सही तरीके से, शायद आपको सभी ने सुना भी होगा इस समय हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग में हम ग्रो कर सके, एग्रीकल्चर में इतना नहीं कर सकते, लैंड लिमिटेड रिक्वायरमेंट, लैंड लिमिटेड रिसोर्स है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। This provides a window of opportunity towards faster economic growth because we are having a big manpower now, and that is what demography. India has already begun to get the dividend. In India, the benefit of GDP from demographic transition has been lower than its peers in Asia. लेकिन अभी तक हम उतना फायदा नहीं उठा पाए जितना बाकी इकोनॉमीज ले पाई हैं। There is an urgency to take appropriate policy measures. So I hope everybody is very clear about this thing. This is how these economies have been growing. साउथ कोरिया ने तो पूरा फायदा उठाया जी, इंडिया अपना कहाँ पर है? हरे रंग पे है जी। सो ऑल दीज इकोनॉमीज हैव बीन टेकिंग अप द बेनिफिट, रीपिंग द बेनिफिट ऑफ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो रिलेशन क्या जी? डेमोग्राफिक प्रोफाइल शुड इंक्रीज द ग्रोथ थ्रू वेरियस 5 distinct forces. The swelling of India's labor force as its baby boomers reach working age. There is potential to divert resources from spending on children to investing in physical and human infrastructure. Clear है जी? यहाँ पर फोकस किया जाए। Rise in women's workforce activity that naturally accompanies a decline in fertility. The working age also happen to be the prime years for saving, and which is the key to accumulation of capital and technological innovation. Further boost to savings that occurs as incentive to save for longer period of retirement increases the greater longevity. तो ये सारे क्या है जी? 5 डिस्टिंक्टिव फोर्सेस से डेमोग्राफिक जो है हमारा ग्रोथ बढ़ेगा जी। ये चीज़ समझ आती है जी। इंडिया की जो लीस्ट इकोनॉमिक डेवलप्ड स्टेट्स हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, विल बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया इज एट अ पॉइंट इन डेमोक्रेसी वेयर फोकस ऑन पॉलिसी इन्वायरमेंट विल मैक्सिमाइज द चांस ऑफ कैप्चरिंग द बेनिफिट्स। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे पास लेबर फोर्स का बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, पहला पॉइंट ये बता रहा है। क्लियर है जी? इससे ग्रोथ बढ़ने के चांसेस हैं, और बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है कि रिसोर्सेज को रादर देन चिल्ड्रन पे, नहीं तो पहले क्या होता था डिपेंडेंट्स पे खर्चे जाते थे रिसोर्सेज, आपको सरकार को कोई ना कोई स्कीम लानी पड़ती थी तो डिपेंडेंट्स पे पैसे खर्चने पड़ते थे। लेकिन अब कहाँ पर लगाना है? हमें स्किलिंग पे, हमें फिजिकल वर्ल्ड में ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर पाएंगे। सो एक तरह का जो गवर्नमेंट का खर्चा डिपेंडेंट्स पे था, अब दे कैन वर्क ऑन इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट, विमेन वर्कफोर्स भी बढ़ रहा है,
तो उससे क्या हो रहा है जी, विमेन वर्कफोर्स एक इकोनॉमी बढ़ने का चांसेस है, नेचुरली कंपनीज है डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑल्सो। फोर्थ, वर्किंग एज ऑल्सो हैपन टू बी द प्राइम ईयर्स ऑफ सेविंग, तो देश में सेविंग्स भी खूब इकट्ठी होगी, कैपिटल होगा, तो उससे फर्दर डेवलपमेंट होगा एंड फर्दर बूस्ट टू सेविंग्स दैट अकर एज एन इंसेंटिव। रादर मैं अगर सोचूं, अगर कोई इकोनॉमी, कोई कंपनी, कोई बिजनेस भी सोच रही है तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को नजर में रख के अगर सोचेगी तो बढ़िया से सोच पाएगी क्या करना क्या नहीं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। Sense of urgency to harness demographic dividend. India does not have much time to utilize that dividend. इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है जी तो यूटिलाइज कर सके, तो इस पर क्या करना। वी आर लाइकली टू ऐड 101 मिलियन पीपल इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन बिटवीन 2020 to 2030. This number will reduce to 61 million and then to 21 million by 2030 and 2050 respectively. India's working age population will start declining in the decade 2050. And then 2020 to 2050 India with a short window of opportunity to harness. अब कैसे हमें हार्नेस करना, हार्नेस मतलब कैसे इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा लेना। लेबर मार्केट इम्बैलेंस है, स्किल मिसमैच है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जी, हमारे पास स्किल जो चाहिए वो है नहीं, एंड दिस शॉर्टेज कैन इम्पैक्ट द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ विच इज क्रिटिकल फॉर इंडिया टू एनहांस इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। 73 million of the India's 542 million strong workforce received any form of vocational training. To put it in global context, the proportion of formally skilled workers as a percentage of total workforce stands at 24% in China. अगर हम टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से लें तो स्किल्ड में 24%, यूएस में 52%। रादर यूएस में अगर इंडियन कोई जाता है तो यूएस वाले लेते ही वो हैं IITs, डॉक्टर्स, बेस्ट वन, तो स्किल्ड ही स्किल्ड पॉपुलेशन वर्कफोर्स रखी है उन्होंने। यूके में देखो तो 68% है जी, और अगर हम बात करें 80% तो जापान में जी, एंड अगेंस्ट पाल्ट्री जस्ट 3% इन दिस वन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। हाई क्वालिटी स्कूल एजुकेशन चाहिए, रेलिवेंट हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट अलाइन टू इंडस्ट्री नीड्स। अब यार हम डिग्री कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, पर हम जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमारा वो स्किल सेट जो हमने पढ़ा वो काम का नहीं, तो फायदा क्या। तो हमें उस हिसाब से एजुकेशन को बनाना पड़ेगा। इकोनॉमिक पावर नॉट ओनली क्रिएट्स अ गुड क्वालिटी जॉब्स फॉर इट्स यूथ बट ऑल्सो द सर्विसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम ऐसा बनाएं कि जॉब्स भी क्रिएट करें और पूरे दुनिया को हमारा सर्विस सेक्टर कैटर करे या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हैज गिवन अ सच अ बिग बूस्ट कि हर दुनिया की कंपनी चाइना में बनाना चाहती, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन लेबर बहुत अच्छी चीप थी और स्किल्ड थी, जो कि बाकी देशों में इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो ठीक उसी प्रकार हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी, अब कैसे इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप किया जाए। इन्वेस्ट मोर इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, नीड्स टू इन्वेस्ट मोर इन द चिल्ड्रन एंड इन न्यूट्रिशन लर्निंग ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। इंडियाज वर्कफोर्स starts at a younger age and a greater focus needs to be transition from secondary education to universal skilling and entrepreneurship as done in South Korea. साउथ कोरिया की आज आप कंपनी सुनते हो, LG, राइट, सैमसंग, हुंडई, सब क्यों? क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नाम है, एंटरप्रेन्योरशिप का एक अलग ही इनका कल्चर है। हमारे इंडिया में भी ये लाना पड़ेगा, स्किल्स लाने पड़ेंगे जी। We have the skills but we are not given the right education, right guidance to bring out those things. So this is the first point which we need to focus on. Next, make health investments. Public spending on health has remained flat at just 1% of GDP. The better health facilities, improved economic production चाहिए। दूसरा, make reproductive health care accessible on a right based approach. हेल्थ इन्वेस्टमेंट में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हेल्थ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ नहीं होगी तब तक प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी। तो यही लिखा है, एविडेंस सजेस्ट करता है जितना हेल्थ फैसिलिटीज़ पे फोकस किया जाएगा उतना अच्छा इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेसिबल टू राइट बेस्ड अप्रोच, मतलब राइट एक तरह का होना चाहिए सभी के पास, तो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ टू हाई क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर। द अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग इन इंडिया at 9.4% as per the latest National Family Survey is high as compared to 3.3% in China and 6.6% in South Korea. Next, education is an enabler to bridge gender differentials. सबसे important education. The gender inequality of education is a concern which needs to be reversed. In Philippines, in China, in Thailand, it is the reverse. In Japan, South Korea, and Indonesia, gender differences are rather minimal.
जब तक भाई हमारी वर्क फोर्स में से 50% औरतें हैं और उनको आप सही तरह नहीं एजुकेशन दे रहे, हमारे प्रॉब्लम क्या, हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में, वी आर नॉट गिविंग इक्वल एजुकेशन टू द वुमेन. If they are also given the education, then they are also the bigger part of workforce, and that can definitely double our economy, that can definitely, you can say, supplement to our economy. Next point, India needs to increase female workforce participation in the economy. 3% of the women were working or looking for work, down for 34.1%. इतना भाई गैप है. New skills opportunities for women and the girls befitting their participation in 3 trillion economy is urgently needed. अगर हमें चाहिए तो स्किल्स भी देने पड़ेंगे women को, opportunities भी देनी पड़ेंगी so that they can participate. It is predicted that if all women engaged in domestic duties in India who are willing to work had a job, female labor force participation would increase by 24%, 20%. That's again a very wonderful point. Next one, India needs to address the diversity between the states. India is a young country. The status, the pace of population aging vary among states. And certain states which are advanced in demographic transition already have a higher percentage of older population. And these differences in age structure reflect differences in economic development and health. But this also offers boundless opportunities for states to work together, especially in demographic transition, with the North Central region as that reservoir of India's workforce. बिल्कुल ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है. हमें एक एज अ बड़ी कंट्री जहां पे साउथ में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं वहां पर यूरोप की तरह ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन एज अ बीइंग अ कंट्री, राइट, द वर्क फोर्स फ्रॉम द नॉर्थ प्लेस कैन डेफिनेटली वर्क इन द साउथ और उससे ये प्रॉब्लम आएगी नहीं. इट्स अ वंडरफुल थिंग. तो डिफरेंसेस इन एज स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट डिफरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेल्थ ऑल्सो, बट ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है टू कैटर टू द रिक्वायरमेंट्स. याद रखिएगा जी, डाइवर्सिटी के बारे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर कैसे रीप करना है इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड पे, कहाँ पर हमें फोकस करना है, ये वो पॉइंट्स हैं. समझ गए. इवन आपके पेपर में ऐसे आ सकता है डेमोग्राफिक डिविडेंड इज अ बून और बेन, तो वहां पर आप बून के बारे बता सकते हैं, इकोनॉमी ग्रो करने का रास्ते, सोशल एस्पेक्ट भी इससे क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट, अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन होगा, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं. Conclusion में, a new federal approach to governance reforms for demographic development will need to be put in place for policy coordination between states on various emerging population issues such as migration, aging, skilling, female workforce participation and urbanization. Interministerial coordination and strategic planning, investment monitoring and course correction should be an important feature of this governance. Rather, अगर मैं बात करूं, जितने भी सरकार द्वारा स्कीम्स शुरू की गई हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम, स्टैंड अप स्टार्टअप, ये सब वही चीज़ है ताकि ये जो आने वाली डेमोग्राफिक डिविडेंड का प्रॉब्लम भी ना हो, ये सब इधर घुसे. समझ आ रही बात. एमएसएमईज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आप ये भी समझ लें कि सबको एक गवर्नमेंट जॉब में तो डाल नहीं सकते. वी हैव टू पुट देम इन डिफरेंट सेक्टर्स. एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल लाना पड़ेगा, तभी स्टैंड अप स्टार्टअप है. स्किल्स में भी फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा स्किल ओरिएंटेड. रादर आपने सुनोगा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया. अप्रेंटिसशिप मतलब रादर दैन डिग्री, ट्रेनिंग दी जाए, वोकेशनल एजुकेशन दी जाए हर जगह पर. और तीसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट, मेक इन इंडिया प्रोग्राम. ये इसीलिए फोकस किया गया क्योंकि इंडिया में 3 सेक्टर, हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. हमारा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है जी, तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में अब इतनी आबादी, लैंड में कितनी घुसा लोगे. टर्शरी में ऑलरेडी हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं सर्विसेज में, तो यहां पर लैकिंग है मैन्युफैक्चरिंग में. तो इसलिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम हम बार बार एफडीआई लेके आ रहे हैं बाहर से. हमने यहां तक कि डिफेंस में एफडीआई अलाउ कर दिया ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, स्किल हो, हम ज्यादा से ज्यादा, हमारी लेबर फोर्स इज वर्किंग इन नाउ मेक इन इंडिया प्रोग्राम. दैट विल मैन्युफैक्चरिंग में फोकस होगा, तो वी विल बी इमर्जिंग एज अ ग्लोबल मार्केट फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग हब. आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस सेशन. समझ आया क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड और कैसे कैसे अलग अलग पॉइंट है. नहीं, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड वेन एवर यू आर राइटिंग डाउन एनी टॉपिक, it should have different dimensions. You should be able to touch different dimensions. जितनी ज़्यादा dimensions touch की जाएंगी उतना बढ़िया वो टॉपिक बनेगा. I hope you people enjoyed.
अगर आपको ये सही लगे सेशन तो ज़रूर इस लिंक को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज इस चैनल को शेयर करते जाइए। CFF पेपर 2 का भी कंटेंट आएगा, क्वालिटी कंटेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पेपर। आई एश्योर यू वॉट एवर टॉपिक्स वी आर डूइंग इन दीज क्लासेस, only those are going to come in the paper. So that's all for today. Thank you. Jai Hind ji.